व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 39, दैट इज़ म्यूनिसिपैलिटीज़। सो हियर वी गो। जो टर्म है अर्बन लोकल बॉडीज़ इन इंडिया सिग्निफाई करती है गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और जो जुरिडिक्शन है अर्बन लोकल एरिया का वो लिमिटेड है टू अ स्पेसिफिक अर्बन एरिया जो डिमार्केट किया जाता है फॉर दिस पर्पज़ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो 8 टाइप्स की जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं इंडिया के अंदर, जो फर्स्ट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सेकंड इज म्यूनसिपैलिटी, थर्ड इज नोटिफाइड एरिया कमेटी एंड फोर्थ इज टाउन एरिया कमेटी, फिर कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पज एजेंसी। ये सभी 8 टाइप्स एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि जो सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के थ्रू लाई गई कि कॉन्स्टिट्यूशन लाइज की गई एट द सेंट्रल लेवल। द सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डील विद द फॉलोइंग 3 मिनिस्ट्रीज। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंटोनमेंट बोर्ड के केस में, कि कंटोनमेंट बोर्ड आप देख सकते हैं थोड़ा आर्मी से रिलेटेड है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, रिलेटेड टू डिफेंस। और यूटीज़ का जो हमारा होम अफेयर से ही चलता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये तीनों आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इवोल्यूशन देखते हैं अर्बन बॉडीज़ का। फर्स्ट इज़ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि जो इंस्टीट्यूशन है अर्बन लोकल बॉडीज़ का वो ओरिजिनेट हुआ और डेवलप हुआ था मॉडर्न इंडिया के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये ब्रिटिश रूल। और जो मेजर इवेंट हुए वो देख लेते हैं कि जो पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी हमारी जो मद्रास में सेटअप हुई थी in 1960, in 1988, in 1688, 1726 के अंदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर सेटअप की गई। और लॉर्ड मायोर का जो रेजोल्यूशन था 1870 का ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन विजुअलाइज द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन। तो हमने देखा कि 1688 में मद्रास के अंदर फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंडिया के अंदर सेटअप किया गया। फिर 1726 में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर सेटअप किया गया। और लॉर्ड राइज का जो रेजोल्यूशन था 1870 का ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, उसने विजुलाइज किया डेवलपमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। और जो लॉर्ड राइपन्स का जो रेजोल्यूशन था 1882 का, डेट हैज़ हेल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट को बोलते हैं। फिर वुड डिस्पैच जो एजुकेशन का था, और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है मैग्ना कार्टा, लॉर्ड राइपल का जो रेजोल्यूशन है 1882 का। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखते हैं रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वॉज अपॉइंटेड इन 1907। इट सबमिट इट रिपोर्ट इन 1909। उसके जो चेयरमैन थे होबाउस। अंडर द डियार्कल जो स्कीम थी इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोविंसेस के अंदर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का था बिकम अ ट्रांसफर सब्जेक्ट अंडर द प्रोविजंस अंडर द चार्ज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर। तो जो 1990 में आप देख सकते हैं ये एक ट्रांसफर सब्जेक्ट था। और जो 1924 में जो कंटोनमेंट एक्ट था वो वॉज ट्रांसफर्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। और जो हमारा 1935 का कि अंडर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बन गया हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो इसमें जो 1919 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था तो उसमें जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था वो ट्रांसफर सब्जेक्ट था जो अंडर द चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर्स। और जो 1935 में है उसमें ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर हो चुका था। अब देखते हैं कमेटीज़ एंड कमीशन जो टेबल है उसमें आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो हुआ कि अगस्त 1989 में जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उसने इंट्रोड्यूस किया 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे नगर पालिका बिल भी बोलते हैं, इंडियन लोकसभा बिल एम एट स्ट्रेंथनिंग एंड रिवैम्पिंग द म्यूनसिपल बॉडीज़ बाय कन्फरिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनको। ऑल्दो जो बिल है वॉज पास इन द लोकसभा, इट वॉज डिफीटेड इन द राज्यसभा इन द अक्टूबर 1989, हैंस वो लैप्स हो गया। और ये वेरियस कमेटीज़ जो हम ऊपर बात कर रहे थे कमीशन दी हुई है कि आप देख सकते हैं ये लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी, पी के वाटर, टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी, कमेटी ऑन
ट्रेनिंग ऑफ म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी। फिफ्थ है हमारा ये 1963 कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स ऑन ऑगमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, कमेटी ऑन सर्विसेज कंडीशन ऑफ म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़, कमेटी ऑन बजटरी रिफॉर्म इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, और नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन एंड स्टडी ग्रुप ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स एंड लॉज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज वो, तो एक बार आप इसको रीडिंग डाल लीजिए। अब देखते हैं कि जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है अंडर वीपी सिंह, उसने इंट्रोड्यूस किया जो रिवाइज नगर पालिका का बिल है लोकसभा के अंदर अगेन इन सितंबर 1990। हाउएवर जो बिल है वाज नॉट पास्ड एंड फुली लैप्स्ड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। और जो पीवी नरसिम्हा राव थे गवर्नमेंट थी, उसने इंट्रोड्यूस किया मॉडिफिकेशन म्यूनसिपलिटी बिल में इन द लोकसभा इन सितंबर 1991 और फाइनली मर्ज 174th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1993। तो ये नरसिम्हा गवर्नमेंट थी जिसने इंट्रोड्यूस किया ये जो हमारा नगर पालिका का बिल था, म्यूनसिपलिटी बिल बोलते हैं इन द लोकसभा, और फाइनली मर्ज होकर आया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो केम इनटू फोर्स इन 1 जून 1993। अब देखते हैं 74th जो अमेंडमेंट है ऑफ 1992 का। दिस एक्ट हैज़ एडेड अ न्यू पार्ट 9A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पार्ट है उसे एंटाइटल करते हैं एज द म्यूनसिपैलिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243P to 243ZG। In addition, the act also added a new schedule, 12th schedule to the constitution। और ये शेड्यूल कंटेन करता था 18 फंक्शनल आइटम म्यूनसिपैलिटीज़ के जो डील करते थे डील विद आर्टिकल 243W। और ये इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया म्यूनसिपैलिटीज़ को, और जो जस्टिसेबल जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर लिया है। दूसरे वर्ड में कहें कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज थी कि उन्हें नया सिस्टम जो म्यूनसिपैलिटी का वो अडॉप्ट करना ही है किस प्रोविजंस जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग्स में। और एक्ट का जो एम था वो था कि वो रिविटलाइज करे और स्ट्रेंथन करे जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है सो दे कैन फंक्शन इफेक्टिवली एज अ यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा पैराग्राफ, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो 74th अमेंडमेंट है उसने एक नया पार्ट डाला 9A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसे द म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं, और ये आर्टिकल 340P से लेके 343ZD तक चलता है। और एक नया शेड्यूल जो 12th शेड्यूल डाला तो ये क्लियर हो गया, और उसमें जो म्यूनसिपैलिटी 18 फंक्शन है वो 243W के अंदर आए। और इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया म्यूनसिपैलिटीज़ को और इसे लाया जस्टिसेबल पार्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये स्टेट के ऑब्लिगेशन बन गया था कि वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगा और नया सिस्टम इस्टेब्लिश करेगा, अडॉप्ट करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसके सीलियंट फीचर्स हैं कि 3 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी इन एवरी स्टेट। फर्स्ट इज नगर पालिका बाय वॉट एवर नेम सो कॉल्ड फॉर अ ट्रांजेक्शनल एरिया, और एक है कि म्यूनसिपल काउंसिल फॉर एन अर्बन एरिया के लिए, स्मॉल अर्बन एरिया के लिए, और एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लार्ज अर्बन एरिया के लिए। तो फर्स्ट है नगर पंचायत ट्रांजेक्शनल एरिया के लिए कि ट्रांजेक्शनल एरिया इज कि उसमें इतनी भी पॉपुलेशन नहीं है कि उसको एक सिटी डिक्लेयर कर दी जाए, बस टाउन और ये विलेज और सिटी इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन एरिया है तो इसलिए ट्रांजेक्शनल एरिया बोल देते हैं। सेकेंड ये म्यूनसिपल काउंसिल ये स्मॉल अर्बन एरियाज़ के लिए, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लार्ज अर्बन एरियाज़ के लिए। बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है कि इफ़ देयर इज़ एन अर्बन एरिया वेयर म्यूनसिपल services are being provided by an industrial establishment, then the governor may specify that the area to be an industrial township। तो इस सच केसेस में जो म्यूनसिपैलिटी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जाएगी, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बोला है कि एक्सेप्शन की कोई अगर अर्बन एरिया है जहाँ पे जो म्यूनसिपल सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहा है कौन कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश है कोई वहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट इस जो गवर्नर है हमारे वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो एरिया है उसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस केस में जो म्यूनसिपैलिटी है वो वहाँ पे नहीं बनाई जाएगी, और जो गवर्नर है हैज़ टू स्पेसिफाई ट्रांजिशनल एरिया, अ स्मॉलर अर्बन एरिया और लार्जर अर्बन एरिया कीपिंग इन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो भी है ट्रांजिशनल एरिया बोल दिया ऊपर, स्मॉल अर्बन एरिया और ये लार्ज अर्बन एरिया। तो फर्स्ट है पॉपुलेशन एरिया की,
बी है डेंसिटी पॉपुलेशन की देर इन, सी है रेवेन्यू जो जनरेट होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डी इज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, और एफ इज सच अदर फैक्टर्स जो उसको सही लगे। सो फर्स्ट पॉपुलेशन, डेंसिटी, रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और अदर फैक्टर्स एज ही मे डीम फिट। अब कंपोजिशन देख लेते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया, और इस पर्पज़ के लिए ईच म्यूनिसिपल एरिया शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसे वार्ड बोलते हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है मे प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, कि सभी जो मेंबर हैं म्यूनिसिपैलिटी के वो इलेक्टेड होंगे डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा जो म्यूनिसिपल एरिया के हैं। इस पर्पज़ के लिए जो हर म्यूनिसिपल एरिया को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाएगा, जिसको वार्ड बोलते हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोवाइड करेगा मैनर जो चेयरमैन के इलेक्शन का म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर। इट में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग पर्सनस इन द म्यूनिसिपैलिटीज़, इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वही प्रोवाइड करेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन। पहला पर्सन जिसको स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। सेकेंड है कि मेंबर लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसीज डेट कंप्राइजेज होली और पार्शली द म्यूनिसिपल एरिया, कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो तो पूरी म्यूनिसिपैलिटी है उसका कुछ एरिया जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो थर्ड पॉइंट है जो मेंबर है राज्यसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का रजिस्टर्ड एज इलेक्टर विद इन द म्यूनिसिपल एरिया, कि वो वहाँ का म्यूनिसिपल एरिया के अंदर एज अ वोटर रजिस्टर है। और फोर्थ है चेयरमैन, जो चेयरपर्सन होता है कमेटी का अदर देन वार्ड कमेटी। तो चारों पर्सन क्लियर हो गए। फर्स्ट इज द स्पेशल पर्सन को जिसको नॉलेज है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की। सेकंड जो हमारे ये एमपी होते हैं वो मेंबर लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो पार्शली और होली म्यूनिसिपल एरिया के साथ ओवरलैप कर रही है। और थर्ड है कि जो मेंबर है राज्यसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर विद इन द म्यूनिसिपल एरिया के अंदर वो एज अ वोटर रजिस्टर्ड है। और चेयरपर्सन ऑफ कमेटी अदर देन वार्ड कमेटी। अब देख लेते हैं वार्ड कमेटी। वार्ड कमेटीज़ में क्या है, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अ वार्ड कमेटी, जिसमें कॉन्सिस्ट होंगे एक या एक से ज़्यादा वार्ड विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्यूनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख या उससे ज़्यादा। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है मे मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन एंड टेरिटोरियल एरिया ऑफ द वार्ड कमेटी। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोविज़न बना सकती है कि जो वार्ड कमेटी के कंपोजिशन के लिए और इनका जो टेरिटोरियल कितने एरिया तक होंगी, उसकी रीच कितनी होगी उसके लिए, और किस मैनर में जो इनकी सीट्स है वो भी फिल्ड होगी, इसके लिए जो भी प्रोविज़न बनाएगी वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अदर कमेटीज़ देखते हैं। इन एडिशन टू द वार्ड कमेटी जो स्टेट लेजिस्लेचर है ऑल्सो अलाउड टू मेक एनी प्रोविज़न फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कमेटीज़। द चेयरपर्सन ऑफ सच कमेटी मे बी मेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़। जो चेयरमैन पर्सन होता है सच कमेटी का उसे मेंबर बना सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी का। अब रिजर्वेशन देखते हैं सीट्स का। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब इन एवरी म्यूनिसिपैलिटी इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन इन द म्यूनिसिपल एरिया। तो ये सिंपल है कि जो एक्ट है कि वो हमें रिजर्वेशन सीट के लिए देता है एससी और एसटी को सभी म्यूनिसिपैलिटी एरिया में किस तरीके से वो है प्रोपोर्शन कि जो उनकी पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन से उसके रेशो में कि पॉपुलेशन ऑफ एससी या एसटी टू द टोटल पॉपुलेशन उस म्यूनिसिपल एरिया की उस रेशो में उस प्रोपोर्शन में देता है। फर्दर इट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट फॉर वुमेन। वुमेन के लिए नॉट लेस देन 1/3 सीट वुमेन्स के लिए, इसमें जो एससी और एसटी की वुमेन भी इंक्लूड हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है मे प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ रिजर्वेशन, जो ऑफिस है चेयरपर्सन का इन द म्यूनिसिपैलिटी फॉर एससी एसटी एंड वुमेन। और जो चेयरपर्सन है उसके लिए रिजर्वेशन का जो मैनर ऑफ ऑफिस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ चेयरपर्सन का वो डिटरमाइन कौन करता है, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। और इट ऑल्सो मेक प्रोविजन एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एनी म्यूनिसिपैलिटी और ऑफिस ऑफ चेयरमैन और चेयरपर्सन इन म्यूनिसिपैलिटी इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास के फेवर में भी हमारा स्टेट लेजिस्लेचर ही डिटरमाइन करता है। जो रिजर्वेशन का है सीट एज वेल एज
ऑफिस जो चेयरपर्सन का म्यूनसिपैलिटी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए shall is to have effect after expiration of period specified in Article 334, which is presently 70 years, that is till 2020। जो रिजर्वेशन है सीट्स का और ऑफिस का चेयरपर्सन का म्यूनसिपैलिटीज़ में शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए वो ख़त्म होगा एज पर जो आर्टिकल 334 में दिया हुआ है, और उसमें जो टर्म दिया हुआ है 70 ईयर्स दिया हुआ है जो है 2020 तक। और यही आर्टिकल है जिसमें हम आर्टिकल 16 के अंदर भी पढ़ेंगे कि मंडल कमीशन की उसमें आर्टिकल 334 के अंडर ही कि उनको जो एससी और एसटी की जो कंडीशन है उसको एग्जामिन करने के लिए जो फॉर्म की गई थी फंडामेंटल राइट चैप्टर में हमारे। अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी। कहते हैं एक्ट प्रोवाइड फॉर अ 5-year टर्म ऑफ ऑफिस फॉर एवरी म्यूनसिपैलिटी, हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व इवन द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। तो जो एक्ट ने प्रोवाइड की है 5 ईयर की टर्म ऑफिस सभी म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, लेकिन ये अगर उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। और तो जो फ्लैश इलेक्शन है म्यूनसिपैलिटी को बनाने के लिए वो कंप्लीट किए जाएंगे कि उसके अगर बिफोर दैट एक्सपायरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर, और अगर डिसोल्यूशन तब हुआ ये बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो इस एक्ट ने क्या किया 5 ईयर की टर्म ऑफ ऑफिस दी सभी म्यूनसिपैलिटी के लिए। हाउएवर इट कैन बी, अगर वो डिसॉल्व होती है उसके जो टर्म है उससे पहले ही, तो जो फ्रेश इलेक्शन है टू नई म्यूनसिपैलिटीज़ को बनाने के लिए वो किए जाएंगे कि जो उनके 5 साल के का टर्म है उससे पहले ही एक्सपायर होने से। दूसरा इसमें है और नॉट एंड, और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, की जैसे कि आज अगर डिसोल्व होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्शन किए जाएंगे। और बट वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिसॉल्व म्यूनसिपैलिटी वुड हैव कंटिन्यूड इज लेस देन 6 months, अगर जो टोटल 5 years में से अगर जो रिमाइंडर पीरियड है वो 6 महीने से कम है, कि अगर अभी 5 साल होने में 4.5 साल हो चुके हैं और 6 महीने बचे हैं, तो इन केस तो हमारे पास 6 months हैं तो ये इलेक्शन करा देंगे। बट अगर उस 4.5 साल से भी ये ज़्यादा टाइम हो चुका है तो इन दैट केस इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग न्यू म्यूनसिपैलिटीज़। तो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन होल्ड करें कि नई म्यूनसिपैलिटी बनाने के लिए। मोरेवर जो म्यूनसिपैलिटी बनेगी डिसोल्यूशन पे कि एक्सपायरेशन के बिफोर द एक्सपायरेशन से पहले ही वो कंटिन्यू करेगी रिमाइंडर पीरियड के लिए, कि जितना भी बचा हुआ जो टोटल पहली वाली का जो जितना भी समय बचा हुआ है जो ऑफिस का उसके लिए, एंड इट हैड कंटिन्यूड एंड हैड बीन सो रिजोल्व। तो वो इसमें लिखा हुआ है कि मोरेवर म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच जो डिसॉल्व म्यूनसिपैलिटी है कंटिन्यू करती अगर वो डिसॉल्व ना होती, इट हैड नॉट सो डिसॉल्व। इन अदर वर्ड्स जो म्यूनसिपैलिटी है वो रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, वो एंजॉय नहीं करेगी फुल पीरियड ऑफ 5 years बट रिमेन्स इन ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, जो मैं आपको समझा रहा था। इसमें दिया है कि जो एक्ट ऑल्सो मेक 2 more प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द डिसोल्यूशन। पहला, जो म्यूनसिपैलिटीज मस्ट बी गिवन अ रिस्पॉन्सिबल और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड बिफोर ए डिसोल्यूशन। Second, no amendment of any law for the time being in force shall cause dissolution of a municipality before the expiration of a 5-year term। तो ये 2 प्रोविज़न है विद रेस्पेक्ट टू डिसोल्यूशन। पहला, जो म्यूनसिपैलिटी है उससे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसकी सुनी जाएगी उसके डिसोल्यूशन से पहले। और सेकंड, जो कोई भी अमेंडमेंट नहीं है किसी कानून में अभी तक जो किसी के कारण से डिसोल्व कर दे जो म्यूनसिपैलिटी को उसके 5 साल से पहले। अब देखते हैं इसका डिस्क्वालिफिकेशन। जो पर्सन है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द म्यूनसिपैलिटी अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए किसी लॉ के तहत जो फॉर द टाइम बीइंग बना हुआ है इलेक्शन के पर्पज़ के, किसने बनाया हुआ, स्टेट लेजिस्लेशन ने, और अंडर एनी लॉ जो स्टेट लेजिस्लेशन ने बनाया है उनके तहत। हाउएवर कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा किस ग्राउंड पे कि उसकी एज 25 साल से कम है, और अगर वो कब नहीं किया जाएगा, कब जब अगर वो 21 साल की एज अटेन कर ले। फर्दर जो सभी क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन के वो उस अथॉरिटी को रेफर किए जाएंगे जो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन किए जाएंगे। इट्स
वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको रिवाइज जरूर करें। अब देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल और कंडक्ट जो है सभी इलेक्शन का म्यूनिसिपैलिटी का वो कराता तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, लेकिन जो सभी प्रोविजंस है रिस्पेक्टिव सभी मैटर इलेक्शन के वो बनाएगा हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये दोनों चीज़